हेलो स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं एक नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम है IAS 23 बोरोविंग कॉस्ट। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पर डिस्कशन करने से पहले मैं सबसे पहले आपको समझाऊंगा कि बोरोविंग कॉस्ट होती क्या चीज़ है। और बोरोविंग कॉस्ट को भी समझाने से पहले मैं एक मिसकंसेप्शन क्लियर करूंगा जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के रहता है। और वो मिसकंसेप्शन उन लोगों का वैलिड भी है क्योंकि जब भी वो FD से ट्रांसफर होते हैं स्किल लेवल एग्जाम में, और जो फर्स्ट पेपर वो सेलेक्ट करते हैं F7 का यानी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का, और उन्होंने कोई भी स्किल लेवल एग्जाम इसके अलावा नहीं दिया, तो जब भी वो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ते हैं तो वो ज्यादातर ये कॉन्सेप्ट जहन में लाते हैं कि बोरोविंग कॉस्ट का मतलब है सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट कॉस्ट। क्योंकि उन्होंने FD में पढ़ा हुआ होता है कि जब भी एक कंपनी बोरोविंग करने जाती है, या वो जब वो लोन नोट्स इशू करती है, डिबेंचर्स इशू करती है, या जब कंपनी लोन लेती है, तो उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ कंपनी एक ही कॉस्ट बेयर करती है, और उस कॉस्ट का नाम है इंटरेस्ट कॉस्ट। इसके अलावा कोई भी कॉस्ट इनकर नहीं होता, जो बिल्कुल गलत है। जो बिल्कुल गलत है। जब भी एक कंपनी बोरोविंग करने जाती है तो उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं होता, इसके अलावा और भी अदर कॉस्ट शामिल होते हैं। और इन टोटल कॉस्ट को जब हम प्लस करेंगे तो उसको कहा जाता है बोरोविंग कॉस्ट। यानी बोरोविंग कॉस्ट का मतलब है बोरो करने की कॉस्ट। बोरोविंग कॉस्ट का मतलब है बोरो करने की कॉस्ट। यानी जब भी कंपनी बोरोविंग करने जाएगी तो उसके ऊपर जितने भी कॉस्ट इनकर होंगे उन सारे के सारे कॉस्ट को कहा जाता है बोरोविंग कॉस्ट। और यहीं पर मैंने डिफिनीशन भी लिखी है कि बोरोविंग कॉस्ट और इंटरेस्ट कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट तो शामिल होता ही होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं होता। And other cost that an entity incurred in connection with the borrowing of funds। जब भी एक कंपनी फंड्स को बोरो करने जाएगी तो उसके ऊपर इंटरेस्ट कॉस्ट के अलावा और भी जितने कॉस्ट होंगी वो सारे के सारे बोरोविंग कॉस्ट में शामिल होगी। जबकि स्टूडेंट्स की यही मिसकंसेप्शन होती है कि बोरोविंग कॉस्ट में सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट कॉस्ट शामिल होती है, जो कि बिल्कुल गलत है। बोरोविंग कॉस्ट में सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट कॉस्ट शामिल नहीं होता, इसके अलावा और भी कॉस्ट शामिल होते हैं, जिसमें मैं एक अभी आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। एक तो है इंटरेस्ट कॉस्ट, कि इंटरेस्ट तो बेयर करना ही करना पड़ेगा। और दूसरी कॉस्ट होती है इशू कॉस्ट। अब इशू कॉस्ट के ऊपर जरा डिस्कशन करेंगे। देखिए, जब भी एक कंपनी लोन नोट इशू करने जाती है या जो वो डिबेंचर्स इशू करने जाती है, तो आपको पता है कि लोन नोट एंड डिबेंचर इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। इस तरह एक कागज का टुकड़ा होता है। इट इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। लेकिन इस कागज के टुकड़े को बनाने में कुछ ना कुछ कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। ठीक है, कुछ ना कुछ कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, जिसको कहा जाता है इशू कॉस्ट या ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ठीक है, तो ये भी बोरोविंग कॉस्ट में शामिल है। जब एक कंपनी इस लोन नोट को अब स्टॉक मार्केट पर इशू लिस्ट करने जाएगी, इशू करने जाएगी, तो वहां पर बीच में आपको ऑडिटर हायर करना पड़ेगा, हो सकता है ब्रोकर्स को हायर करे, उनको आप फीस दोगे तो वो भी क्या है, वो भी इशू कॉस्ट में आता है। उसको भी ट्रांजेक्शन कॉस्ट कहा जाता है और वो भी बोरोविंग कॉस्ट में शामिल होती है। तो अभी से आप लोग अपनी मिसकॉन्सेप्शन जो है उसको दूर करें, और ये आप समझे कि बोरोविंग कॉस्ट का मतलब सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं होता। बोरोविंग कॉस्ट का मतलब इंटरेस्ट प्लस अदर कॉस्ट। जब कंपनी फंड्स बोरो करने जाती है उसके ऊपर जो अदर कॉस्ट भी शामिल होते हैं उसको भी कहा जाता है बोरोविंग कॉस्ट। ये बात समझ में आती है? अब अब जरा इस स्टैंडर्ड्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ये स्टैंडर्ड क्या कहता है? स्टैंडर्ड कहता है कि अकॉर्डिंग टू IAS 23 बोरोविंग कॉस्ट, एन एंटिटी मस्ट कैपिटलाइज द बोरोविंग कॉस्ट। ये एक बड़ा ही अनहोनी स्टैंडर्ड है जो बिल्कुल इधर उधर की बातें करता है। इधर उधर की बात क्या है, मैं इसको जरा एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम जरा एग्जाम्पल ले लेंगे इंटरेस्ट की, जो आपको बिल्कुल सही तरीके से समझ आती है। देखिए, जब भी इंटरेस्ट कॉस्ट इनकर होती है तो उसकी एंट्री क्या हो, लेट से फॉर एग्जांपल अगर इंटरेस्ट कॉस्ट हो $50, तो एंट्री हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट 50 एंड कैश क्रेडिट 50। अभी तक आप लोगों ने यही एंट्री से की है कि जब भी इंटरेस्ट कॉस्ट इनकर होती है तो उसकी एंट्री क्या करेंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट 50 एंड कैश क्रेडिट 50। अब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कहता है? ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि अकॉर्डिंग टू IAS 23 एन एंटिटी मस्ट कैपिटलाइज द बोरोविंग कॉस्ट। आपने बोरोविंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना होगा। यानी जब आप एंट्री करेंगे तो एंट्री ये नहीं होगी, इसकी एंट्री जो होगी वो ये होगी, ऐसे डेबिट 50 एंड कैश क्रेडिट 50। यानी आप बोरोविंग कॉस्ट को, जिसमें इंटरेस्ट कॉस्ट शामिल होती है, इंटरेस्ट कॉस्ट को आप एक्सपेंस नहीं रिकॉर्ड करेंगे, उसको आप एज एन एक्सपेंस नहीं रिकॉग्नाइज करेंगे, बल्कि उसको आपको कैपिटलाइज करना पड़ेगा, उसको एज एन एसेट रिकॉर्ड करना पड़ेगा। मतलब एंट्री करनी होगी एसेट डेबिट बजाय इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट की। यही स्टैंडर्ड कहता है, इसलिए मैंने इसको एक अनहोनी स्टैंडर्ड कहा। ये कहता है कि बोरोविंग कॉस्ट को कैपिटलाइज कर दो।
अब इसका मतलब ये नहीं कि जितने भी बोरोइंग कॉस्ट इनकर होंगे सारे के सारे कैपिटलाइज में, नहीं, उसके आगे एक शर्त भी रखी है। वो शर्त क्या है? विच इनकर्ड ऑन द कंस्ट्रक्शन, इक्विजिशन एंड प्रोडक्शन ऑफ अ क्वालिफाइंग एसेट। दोबारा, बोरोइंग कॉस्ट का जो स्टैंडर्ड है वो ये कहता है कि जितनी भी बोरोइंग कॉस्ट इनकर्ड होगी, जिसमें मैंने एक एग्जांपल दिया आपको इंटरेस्ट कॉस्ट का, इंटरेस्ट कॉस्ट के अलावा अगर इशू कॉस्ट भी है तो उसको भी आप एज एन एक्सपेंस रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, उसको आपने कैपिटलाइज करना होगा। क्या करना होगा? उसको आपने कैपिटलाइज करना होगा, मतलब उसको एज एन एसेट रिकॉर्ड करना होगा, एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं करना होगा। लेकिन ये कब? जब एक कंपनी क्वालिफाइंग एसेट को कंस्ट्रक्ट करेगी, जब वो क्वालिफाइंग एसेट को एक्वायर्ड करेगी, जब वो क्वालिफाइंग एसेट को प्रोड्यूस करेगी, तो उसके ऊपर जितनी भी बोरोइंग कॉस्ट इनकर्ड होगी, उसके ऊपर जितनी भी बोरोइंग कॉस्ट इनकर्ड होगी, उन बोरोइंग कॉस्ट को आपने एज एन एक्सपेंस रिकॉग्नाइज नहीं करना, बल्कि उसको कैपिटलाइज करना है, उसको एज एन एसेट रिकॉग्नाइज करना है। ये बात समझ में आती है? यानी अगर क्वालिफाइंग एसेट है, अगर आप क्वालिफाइंग एसेट को कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, क्वालिफाइंग एसेट को प्रोड्यूस कर रहे हो, क्वालिफाइंग एसेट को एक्वायर्ड कर रहे हो, और इनकी प्रोडक्शन के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, एक्विजिशन के लिए आपने बोरविंग्स की है, उस बोरविंग्स के ऊपर जितनी भी इंटरेस्ट कॉस्ट आती है, उसके ऊपर जितनी भी कॉस्ट आती है, इंटरेस्ट कॉस्ट के अलावा जितनी भी कॉस्ट आती है, उन तमाम कॉस्ट को आपने कैपिटलाइज करना होगा, ना कि उसको एज एन एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करना होगा। तो ये कहता है कि बोरविंग कॉस्ट को कैपिटलाइज कर दो, इसलिए मैंने इसको एक अनहोनी स्टैंडर्ड कहा। ये बात समझ में आती है? अब अगली जो डिफिनीशन है वो है क्वालिफाइंग एसेट की। एक क्वालिफाइंग एसेट कौन से एसेट को कहा जाता है? व्हाट इज अ क्वालिफाइंग एसेट? ठीक है, क्वालिफाइंग एसेट कौन से एसेट को कहा जाता है? तो क्वालिफाइंग एसेट इज एनी एसेट, यहां पर बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन ही खत्म है, यहां पर बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन ही खत्म है। क्वालिफाइंग एसेट कोई भी एसेट हो सकता है, वो काला हो, गोरा हो, दुबला हो, मोटा हो, पतला हो, जो भी हो, ठीक है, वो जो भी हो। तो क्वालिफाइंग एसेट कोई भी एसेट हो सकता है, करंट हो, नॉन करंट हो, टेंजिबल हो, इनटेंजिबल हो, जो भी एसेट हो सकता है वो क्वालिफाइंग एसेट में आएगा। लेकिन आगे शर्त क्या है? विच टेक सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी फॉर इट्स इंटेंड यूज और सेल। जब भी आप उसको बनाओगे, मतलब वो जब यूज करने के काबिल होगा या सेल करने के काबिल होगा, उसके ऊपर सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता हो। दोबारा डिफिनीशन। सर, क्वालिफाइंग एसेट किसे कहते हैं? क्वालिफाइंग एसेट किसे कहते हैं? जो मैंने स्टार्ट में बताया, क्वालिफाइंग एसेट इज एनी एसेट। क्वालिफाइंग एसेट कोई भी एसेट हो सकता है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। वो करंट भी हो सकता है, वो नॉन करंट भी हो सकता है, वो टेंजिबल भी हो सकता है, वो इनटेंजिबल भी हो सकता है, कोई भी एसेट हो सकता है। एसेट में डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। क्वालिफाइंग एसेट आप किसी भी एसेट को कह सकते हो, लेकिन आगे उसके लिए शर्त यह है कि अगर उसके ऊपर सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम लग रहा हो, उसके ऊपर सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम लग रहा हो। अब आप ये कहेंगे कि सर सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम का क्या मतलब है? तो सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम का मतलब है नॉर्मल टाइम से ज्यादा। सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या है? नॉर्मल टाइम से ज्यादा। अब आप ये कहेंगे कि सर नॉर्मल टाइम की कोई लिमिट है? 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, इसकी कोई लिमिट है? तो स्टैंडर्ड इसके बारे में कंप्लीटली खामोश, साइलेंट है। मैं स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ, मैं स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ। स्टैंडर्ड इसके बारे में कंप्लीटली खामोश है। सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम का उसने बताया कि नॉर्मल टाइम से ज्यादा। कोई टाइम फ्रेम नहीं है, कोई भी टाइम फ्रेम नहीं, मतलब इस तरह नहीं कि आप 6 मंथ से ज्यादा हो गए तो वो सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम है, 1 ईयर से ज्यादा हो गया तो वो सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम है, 2 ईयर से ज्यादा हो गया तो वो सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम है। सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम की कोई टाइम फ्रेम नहीं है। सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम का मतलब है कि नॉर्मल टाइम से ज्यादा। सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम का क्या मतलब है? कि नॉर्मल टाइम से ज्यादा, नॉर्मल टाइम से ज्यादा। हाउएवर जो बिग फोर फर्म्स है या जितनी भी फर्म है वो अपनी प्रैक्टिस है, ये फर्म प्रैक्टिस है, स्टैंडर्ड की बात नहीं है। मैंने पहले बता दिया कि स्टैंडर्ड ने कोई टाइम फ्रेम नहीं बताया, ये फर्म प्रैक्टिस है। कि मेरे ख्याल से पीडब्ल्यूसी एंड केपीएमजी कहते हैं कि यार 1 ईयर से ज्यादा टाइम होगा तो वो सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम होगा, लेकिन इट इज अ फर्म प्रैक्टिस, ये कि फर्म की प्रैक्टिस है। स्टैंडर्ड नहीं कहा, स्टैंडर्ड ने कहा नॉर्मल टाइम से ज्यादा। ये बात समझ में आती? स्टैंडर्ड ने कहा नॉर्मल टाइम से ज्यादा को कहा जाता है सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम। आप ये कहेंगे कि सर एग्जांपल, एग्जांपल ऑफ क्वालिफाइंग एसेट। तो सबसे पहले सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा बिल्डिंग की, जो स्टूडेंट को बड़ी जबरदस्त समझ में आ जाती है। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं
बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, तो जब बिल्डिंग में कंस्ट्रक्ट करूंगा तो सबसे पहले मैं फर्स्ट फ्लोर बनाऊंगा, ठीक है ना। डायरेक्ट सेकंड फ्लोर तो नहीं बनाऊंगा मैं फर्स्ट फ्लोर। जैसे ही फर्स्ट फ्लोर बन गया, उसकी कंप्लीट कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई, तो मैं दोबारा उसके ऊपर जल्दी से एकदम से डायरेक्ट सेकंड फ्लोर कंस्ट्रक्ट नहीं करता। मैं डायरेक्ट सेकंड फ्लोर कंस्ट्रक्ट नहीं करता, यानी उसकी कंस्ट्रक्शन में स्टार्ट नहीं करता। मैं थोड़ी देर देर उसको छोड़ता हूँ, कभी कभार उसको पानी दे रहा होता हूँ कि जो सीमेंट है या जो पत्थर वगैरह लगे हुए हैं, ठीक है, जो ईंट है, वो अपनी जगह पकड़ ले। 10 डेज, 15 डेज, 20 डेज, वो कंस्ट्रक्शन वालों को पता होगा, मुझे उनके बारे में पता नहीं, लेकिन टाइम लगता है। जब फर्स्ट फ्लोर बन जाती है, उसके ऊपर कुछ टाइम के लिए हम उसको छोड़ देते हैं। जब वो उस टाइम के लिए छोड़ दे, उसको पानी दे रहे होते हैं कि ये जो सीमेंट है या जो ईंट है ये अपनी जगह पकड़ ले, मजबूत हो जाए। उसके बाद सेकंड फ्लोर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है। सेकंड फ्लोर भी सेम इसी तरह टाइम लेते हैं, जब कंप्लीट हो जाए फिर थर्ड फ्लोर, फिर फोर्थ फ्लोर। इसका मतलब है कि जब मैं बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, मैं बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, तो उसके ऊपर सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम लग रहा है, उसके ऊपर सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम लग रहा है। सो बिल्डिंग इज एन एग्जांपल ऑफ क्वालिफाइंग एसेट। अब जब मैं फिजिकल क्लासेस में ये एग्जांपल दे देता हूँ, तो एक स्टूडेंट यूं ही खड़ा हो जाता है, और ये हो भी गया था। उसने मुझसे पूछा कि सर, बिल्डिंग इज अ क्वालिफाइंग एसेट। आप जरा वर्डिंग पर फोकस कर दे, ठीक है, वर्डिंग पर फोकस कर दे। उसने मुझसे ये सवाल किया कि क्या बिल्डिंग इज अ क्वालिफाइंग एसेट, बिल्डिंग इज अ क्वालिफाइंग एसेट। मैंने उसको बताया कि बिल्कुल नहीं, आप बिल्डिंग को क्वालिफाइंग एसेट नहीं कह सकते। उसने मुझसे सवाल किया कि सर, अभी तो आपने बताया कि जब फर्स्ट फ्लोर बनेगा तो उसके ऊपर कुछ टाइम लगेगा, फिर सेकंड फ्लोर, फिर कुछ टाइम लगेगा, थर्ड फ्लोर। तो टाइम लग रहा है, नॉर्मल टाइम पीरियड ज्यादा, नॉर्मल टाइम से ज्यादा टाइम लग रहा है, तो इसका मतलब है कि बिल्डिंग क्वालिफाइंग एसेट है। मैंने उसको बताया नहीं। आप जरा अपनी जिंदगी की 1 मिनट जरा रिमाइंड कर दे, जरा बैक जाए। मैंने वहां पर ये बात की कि बिल्डिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्वालिफाइंग एसेट, बिल्डिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्वालिफाइंग एसेट। बिल्डिंग क्वालिफाइंग एसेट की एग्जाम्पल है, बिल्डिंग को आप क्वालिफाइंग एसेट नहीं कह सकते। तो उसने कहा सर, ये क्या बात हुई कि बिल्डिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्वालिफाइंग एसेट, बिल्डिंग इज अ क्वालिफाइंग एसेट। तो मैंने उसको बता दिया, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने कंप्लीट बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर दी, ठीक है, एक दूसरा प्रॉपर्टी डीलर आ गया और उसने मुझसे एकदम वो बिल्डिंग खरीद ली, तो क्या उस प्रॉपर्टी डीलर के लिए बिल्डिंग क्वालिफाइंग एसेट है? बिल्कुल भी नहीं। उसका तो सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगा ही नहीं। मेरा लगा था, मेरे लिए क्वालिफाइंग एसेट है। जब मैं उसको कंस्ट्रक्ट कर रहा था, मेरे लिए क्वालिफाइंग एसेट है, उस प्रॉपर्टी डीलर के लिए नहीं है। वो तो एकदम आ गया, वो अवेलेबल फॉर यूज था, वो अवेलेबल फॉर सेल था, ऑलरेडी अपनी वर्केबल कंडीशन में आ गया था, और उसने एकदम से मुझसे खरीद लिया, तो उसके लिए तो क्वालिफाइंग एसेट नहीं है। उसका तो सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम नहीं लगा। हाँ, मेरा लगा है सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम, तो ये मेरे लिए क्वालिफाइंग एसेट है। तो आप इस तरह एब्सोल्यूट आंसर नहीं दे सकते कि बिल्डिंग क्वालिफाइंग एसेट है, नहीं। आप कह सकते हैं बिल्डिंग इज एन एग्जांपल ऑफ क्वालिफाइंग एसेट। और ये मैंने ये वाली पॉइंट एक्सप्लेन कर दी। क्या याद रखना कि एसेट रेडी फॉर देयर इंटेंड यूज और सेल व्हेन एक्वायर्ड। जैसे ही मैंने एक्वायर्ड कर दिया, जैसे प्रॉपर्टी डीलर ने उसको एक्वायर्ड कर दिया, तो वो ऑलरेडी अवेलेबल फॉर यूज था, वो ऑलरेडी अवेलेबल फॉर सेल था, तो वो क्वालिफाइंग नहीं, एसेट नहीं है प्रॉपर्टी डीलर के लिए। हाँ, मेरे लिए है। जब मैं उसको कंस्ट्रक्ट कर रहा था तो उस पर सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम लग रहा था, तो मेरे लिए वो क्वालिफाइंग एसेट है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है, जरा आप गौर करें कि डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस एनी ऑफ द फॉलोइंग मे बी, यहाँ पर वर्ड देखें, मे बी अ क्वालिफाइंग एसेट। मैंने एब्सोल्यूट आंसर नहीं दिया कि मस्ट बी अ क्वालिफाइंग एसेट, ये जरूर होगा, जरूर नहीं है, ठीक है। जरूर वाली बात नहीं है, मे का वर्ड मैंने यूज किया है। एक के लिए हो सकता है क्वालिफाइंग एसेट हो, दूसरे के लिए क्वालिफाइंग एसेट ना हो। एक के लिए क्वालिफाइंग एसेट हो, दूसरे के लिए क्वालिफाइंग एसेट वो ना हो। तो आपने जब आंसर करना हो कि क्वालिफाइंग एसेट है कि नहीं, तो आपने देखना होगा कि जब मैं उसको कंस्ट्रक्ट कर रहा था, जब मैं उसको एक्वायर्ड कर रहा था, जब मैं उसको प्रोड्यूस कर रहा था, क्या उसके ऊपर सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगा? अगर सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगा है, तो इट इज अ क्वालिफाइंग एसेट। अगर सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम नहीं लगा, तो इट इज नॉट अ क्वालिफाइंग एसेट। ये बात समझ में आती है? एक दूसरा एग्जांपल देखिए जरा, inventories which require a substantial period of time to bring them to sellable condition, for example whiskey, is maybe a qualifying asset। देखें, जब भी विस्की बनाते हैं या वाइन को बनाते हैं, तो जैसे ही वो प्रोड्यूस होती है तो एकदम से उसको सेल नहीं किया जाता। विस्की जब प्रोड्यूस हो जाती है तो एकदम से उसको सेल नहीं किया जाता।
पहले उसको बैरल्स में रखा जाता है, वो जमीन में गाड़ दिया जाता है, आई थिंक सो इस तरह हो, लेकिन बैरल्स में रखा जाता है 5 ईयर्स, 7 ईयर्स, 10 ईयर्स के लिए। तब जाकर वो सेल करने के काबिल होती है, तब जाकर वो इस्तेमाल करने के काबिल होती है। तो उसके ऊपर देखिए, कुछ 5 ईयर्स, कुछ 7 ईयर्स, कुछ 10 ईयर्स, मतलब उसके ऊपर सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लग रहा है। सो विस्की इज एन एग्जांपल ऑफ क्वालिफाइंग एसेट। इस तरह अगर आप सोचे तो आप मीम्स में देख रहे होंगे, न्यूज में देख रहे होंगे कि 100 ईयर्स पहले, 200 ईयर्स के पहले वाइन आज भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसको मिलियन ऑफ डॉलर्स पे परचेज कर रहे हैं। मिलियन ऑफ डॉलर्स पे करते हैं उस वाइन को परचेज करने के लिए, जो स्टॉक की होती है 100 ईयर्स, 200 ईयर्स, 150 ईयर्स पहले उन्होंने बैरल्स में रखा हुआ था, उसको इस्तेमाल नहीं करते, तो तब जाकर तगड़ी वाइन बनती है। ठीक है, तो वाइन एंड विस्की इज एन एग्जांपल ऑफ क्वालिफाइंग एसेट। लेकिन यहाँ पर बात आ जाती है इन्वेंट्रीज, और यहाँ पर मैंने एक और बात की होती है, देखे जरा। इन्वेंट्रीज दैट आर रूटीनली मैन्युफैक्चर, जो रूटीन के ऊपर मैन्युफैक्चर होती है, otherwise produced in a large quantity on a repetitive basis over a short period of time, cannot be a qualifying asset। अब आप ये कहेंगे कि सर हम किस तरह इसको समझेंगे कि इन्वेंट्री है उसमें भी इसकी क्वालिफाइंग एसेट है। अब ये कहता है कि जो बल्क में प्रोड्यूस होती है, रेपिटेटिव बेसिस पर होती है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम प्रोड्यूस होती है, वो क्वालिफाइंग एसेट नहीं है। मिसाल, मैं लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरी एक फैक्ट्री है, उसमें मैं कैलकुलेटर प्रोड्यूस करता हूँ, कैलकुलेटर बनाता हूँ। जैसे ही मैं कैलकुलेटर बनाता हूँ तो एकदम से अवेलेबल फॉर यूज एंड सेल कंडीशन में होती है, रिपीटेटिव बेसिस पर बनते हैं। मैं समझ कि मैं पहले एक कैलकुलेटर बनता है, वेट कर लो जी, दूसरा बनता है, वेट कर लो जी, नहीं, बल्क में बनते हैं, रिपीटेटिव काम होता है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बनता है, सो कैलकुलेटर इज नॉट अ क्वालिफाइंग एसेट, ये क्वालिफाइंग एसेट नहीं है। हाँ, विस्की जैसे बन जाती है तो वो इमीडिएटली सेल की कंडीशन में नहीं होती, उनको बैरल में रखा जाता है 5 ईयर्स, 7 ईयर्स, 10 ईयर्स, तब जाकर उसको सेल करते हैं। और मैंने एग्जांपल दिया कि 100 ईयर्स, 200 ईयर, 300 पुरानी विस्की भी बेची जाती है, वाइन्स बेची जाती है। ठीक है, अब विस्की और वाइन में क्या फर्क है मुझे नहीं पता, लेकिन एग्जाम्पल में बता रहा हूँ। तो वो है क्वालिफाइंग एसेट। अब अगर इस तरह ये बन रहा है, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर वाटर बॉटल है तो इमीडिएटली रेपिटेटिव बेसिस पर बनती है, रेपिटेटिव बेसिस पर बनती है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बनती है, और जैसे ही बन जाती है अवेलेबल फॉर सेल होती है, अवेलेबल फॉर यूज होती है, तो ये इन्वेंट्री आपके लिए क्वालिफाइंग एसेट नहीं है। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपको बता दूं, इन शॉर्ट अगर मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी एसेट हो, कोई भी एसेट हो जिसके ऊपर सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम लग रहा हो, कोई भी एसेट हो जिसके ऊपर सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम लग रहा हो, तो वो है आपके लिए क्वालिफाइंग एसेट, वो है आपके लिए क्वालिफाइंग एसेट। लेकिन अगर उसके ऊपर सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम नहीं लग रहा तो आपके लिए क्वालिफाइंग एसेट नहीं है। एब्सोल्यूट आंसर नहीं देना, जिस तरह मैंने बिल्डिंग के एग्जांपल से समझाया, इन्वेंट्री के एग्जांपल से समझाया, तो आपने एब्सोल्यूट आंसर नहीं देना, आपने देखना होगा सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम को, लग रहा है क्वालिफाइंग एसेट, नहीं लग रहा, नहीं है क्वालिफाइंग एसेट। ये बात समझ में आती है?